is picked either on the basis of thermodynamic control or kinetic control. The first hand is kinetic control. Suppose if two things have almost similar activation energy, then the thermodynamic control comes into the picture. If activation energy for the elimination of H plus, I mean the RDX step जिसका भी ज्यादा हो रहा है, वो डोमिनेंट जिसकी तरफ होएगा, ठीक है, डोमिनेंट जिसकी तरफ होएगा मतलब H प्लस के एलिमिनेशन वाला अगर डोमिनेंट हो रहा है तो फिर ये है कि H प्लस का एलिमिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो रहा है दो प्रोसेसेस के बीच में, लेफ्ट वाले के एलिमिनेशन में ज्यादा एनर्जी लगने वाला है कंपेयर टू, काफी ज्यादा, नॉट थोड़ा सा ज्यादा, काफी डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्ज, तो फिर काइनेटिक कंट्रोल में रहता है, जिसमें कम एनर्जी लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी एलिमिनेशन के लिए, वो वाला प्रेफरेंशियली निकल जाएगा। और अगर दोनों में लगभग बराबर आ रहा है कि दोनों की तरफ के एलिमिनेशन में द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग टू और विच विल बी रिक्वायर्ड are almost similar, then it is going into the thermodynamic control and then it is being decided based on the final thermal stability of the product. And उसमें हमने फिर चार cases देखे, clear cases. One was when the substrate is bulky, I mean the substrate part uh, on whose side there is like more substituted hydrogen, ठीक है, more substituted कार्बन का जो हाइड्रोजन है that is surrounded by a bulky group. If it is the case, the activation energy for elimination of such hydrogen is going to be much higher, and hence preferentially the elimination is going to take place from less substituted hydrogen or hydrogen on less substituted carbon, ठीक है, because of kinetic control. And this is also going to lead to generation of Hoffman product. पहली चीज ये कि जब सबस्ट्रेट का पार्ट कार्बन जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उस पर अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो द प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय काइनेटिक कंट्रोल. Activation energy for removal of hydrogen from less substituted carbon will be higher, will be lower, relatively lower, and therefore major products are going to come from the other side, or Hoffman product will be the major product. ठीक है. दूसरा कंडीशन था अगर बेस हमारा बल्कि हुआ, गुड बेस हो और बल्कि बेस हो, तो इट इज गोइंग टू और इट इज गोइंग इट विल जनरेट द काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. अगेन वहां पर अगर वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाले पर आकर के अटैक करता है, देयर विल बी क्राउडिंग. हाईली सब्स्टिट्यूटेड होने का मतलब मोर देन दो तरफ से, मोर देन एक तरफ एटलीस्ट दो कार्बन होंगे. कार्बन जिस पर से एलिमिनेशन होने वाला है दैट विल बी अटैच्ड विद टू मोर कार्बन एटलीस्ट. तो दिस सिंपली मींस दैट that carbon will be crowded and approach of base towards it will be restricted अगर base bulky है तो, ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी हायर तो दूसरे साइड से एलिमिनेशन विल बी इजियर, एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लोअर एंड एलिमिनेशन विल बी इजियर. इसमें फिर से काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हमको मिल रहा है विच इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट. ठीक है. थर्ड सिनारियो जो हमने डिस्कस किया वो था पाई बॉन्ड जनरेशन की वजह से या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के फॉर्मेशन, अ सिस्टम वेयर देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. ठीक है. इस सिनारियो में मेनी अ टाइम्स ये होता है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी में दूसरा वाला जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला है उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी कम रहता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस तरफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने की वजह से, फॉर एग्जांपल हमने ये दो एग्जांपल्स लिए थे इसके लिए, एक तो ये वाला यही वाला एग्जांपल है और दूसरा एकदम शुरू में एक लिया है. ठीक है. तो ऑब्वियसली सॉरी एच का यहां से एलिमिनेशन जो हो रहा है दिस इज
going to be supported kinetically as well as thermodynamically, दोनों तरह से उसको सपोर्ट मिल रहा है. दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. सिमिलरली एक सिनेरियो और एकदम शुरू में हमने डिस्कस किया था, उसमें भी सिमिलर सिनेरियो मेट हो रहा था. देयर वाज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, and then the elimination was taking place again from that side only. So उस सिनेरियो में, I mean, if there is a extended conjugation due to a structural pattern, then we have a possibility, then again we have a Hoffman product. But इस बार जो Hoffman product होता है ना, that is not only, I mean, it is kinetically controlled product, but it is also thermodynamically controlled as well. मतलब thermodynamics of the reaction is also supporting the same product. ठीक है, वो thermodynamically भी controlled होता और kinetically controlled, मतलब दोनों ही कंट्रोल में रहता, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट वहीं रहता जो कि अभी है. ठीक है, तो इस कंडीशन में Hoffman product is kinetically controlled as well as thermodynamically controlled product. It is not only kinetically controlled product, but it is also thermodynamically controlled product. बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चौथा कंडीशन जो हमने डिस्कस किया था उसमें ये किया था, और अगर हमारा लिविंग ग्रुप जो है उसका डिटैचमेंट और प्रोटॉन के डिटैचमेंट के रेट में डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे. ठीक है, किसी भी रीजन से प्रोटॉन का डिटैचमेंट थोड़ा फास्ट होने लगे और लिविंग ग्रुप थोड़ा स्लो डिटैच हो रहा है, तो देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ कार्बोअनायनिक स्पीसीज, या फिर देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन वन ऑफ द कार्बन फ्रॉम वेयर H इज डिपार्टिंग. ठीक है, वहां पर निगेटिव चार्ज का बिल्डअप चालू होता है, पार्शियल, बट या देयर इज सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज बिल्डअप. और इसकी वजह से it prefers to eliminate or remove H plus from less substituted carbon. लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से वो अगर रिमूव होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होने की वजह से दैट कार्बोएनायन विल बी मोर स्टेबल. अगर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से निकलेगा तो द इंटरमीडिएट, एक्चुअली नॉट इंटरमीडिएट बट द ट्रांजिशन स्टेट, दैट विल बी दैट that transition state will be upon elimination of hydrogen from more substituted carbon will be less stable. उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा और उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. ठीक है ना, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. राइट? एम आई मेकिंग सेंस? हाँ सर. तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट समझ में आए? पांचवा पॉइंट जो होता है इसमें, एक पांचवा कंडीशन जो होता है जिस केस में we generally tend to get kinetically driven products. ठीक है, kinetically driven products, and that condition has something to do with the stereochemistry of the molecule. ठीक है, सबस्ट्रेट का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो कुछ इस तरह का होता है कि we don't have any option, rather rather it is bound to give only thermodynamic kinetically controlled product. ठीक है, और वो स्टीरियोकेमिकल रीजन जो होता है जनरली कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर्स में आता है, जनरली कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर्स में आएगा जिसमें रोटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, अब वो क्यों आता है और कैसे आता है, ये पॉइंट यहाँ पर एक है, इसको नोट कर लो. सिर्फ डिटेल्स अगले पॉइंट में बेसिकली. सो द फिफ्थ कंडीशन फॉर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट इज द स्टीरियोकेमिकल रीजंस. ठीक है, अब ये स्टीरियोकेमिकल रीजंस कैसे है, क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं. उसका डिटेल एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है. नॉट ओनली स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द सबस्ट्रेट बट
स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन से भी जुड़ा हुआ है। इस सिनेरियो में स्पेसिफिकली मतलब इस तरह के कंट्रोल्स में आने पर, स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल्स में आने पर, it is automatically going to deliver kinetically controlled product, and mostly that kinetically controlled product is also going to be Hoffman, I mean that is going to be Hoffman product, ठीक है, it won't be thermodynamically controlled product. So sorry, ये पॉइंट को एक बार नोट कर लो आप लोग। नोटेड। ओके, और ये 5 कंडीशंस हम लोग को याद रहेंगे ना, 4 कंडीशंस अभी तक बता दिया, 5वां आप बताने जा रहा हूँ। ये चारों कंडीशंस याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा पच मारते हैं, गलतियां करते हैं एलिमिनेशन में। बाकी सब चीजें सही करेंगे, प्रोडक्ट हॉफमैन आएगा तो हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे। हर जगह थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की आदत रहती है कि ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, वहीं बना देते हैं, और रहेगा हॉफमैन काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एनी रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? इट इज ओनली व्हेन द डिफरेंस इन द टू, बट अब ये होता है कि अगर डिफरेंस कम है कोई बात नहीं, दोनों लगभग सेम रेट पर जाएंगे। अगर कम है तो इन दोनों के बीच की एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस कम है तो दोनों ही तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और उनका इंटर कन्वर्सन हो जाता है थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में। लेकिन अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस रास्ते से जाने वाला जो होगा प्रोडक्ट, वही मेजॉरिटी में प्रोडक्ट फॉर्म होकर के रह जाएगा। दूसरे वाले तरफ से जाने वाला प्रोडक्ट जो है, या दूसरे रास्ते से बनने वाला प्रोडक्ट, इसकी क्वांटिटी हमेशा ही कम रहेगी, ठीक है। it can never become the major product, this can never become the major product, this will always be the major product, ठीक है। बट अब वही है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होंगे, वो दोनों साइड के कार्बन्स जो होते हैं उनसे H प्लस के रिमूवल के बीच का डिफरेंस जो होता है ना, दैट इज नॉट ऑलवेज दैट ग्रेट, दैट इज ओनली 19-20 का डिफरेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 19-20 का डिफरेंस रहता है। देयर आर ओनली फ्यू सिनेरियो जहां पर द डिफरेंस इज 15 to 21 ठीक है, 19-20 के बदले 15 और 21 का डिफरेंस रहे, राइट। और वैसे यूनिक सिनेरियो जो बनते हैं जिनमें ये 15 और 21 का डिफरेंस है, वैसे 5 सिनेरियोज को आउटलाइन किया है, 4 एक्सप्लेन कर दिया, 5वां अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। 5वें के एक्सप्लेनेशन के पहले देर आर फ्यू माइन्यूट पॉइंट्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और पहला माइन्यूट पॉइंट जो है, दैट इज रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 मॉलिक्यूल्स। बेसिकली जो भी हमारा मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर से एलिमिनेशन होना है, ठीक है ना, और थोड़े टाइम पहले या बीच बीच में मैं डिस्कस ये करते रहा हूँ कि अगर ये निकल रहा है और ये निकल रहा है, ठीक है, ये दोनों एक प्लेन में अगर रहते हैं, एक नीचे एक ऊपर, या सेम प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, तो जब सेम प्लेन में रहेंगे, वो एक ही प्लेन में जो जा रहा है और जो दोनों तरफ से जो जा रहे हैं, ठीक है, वो दोनों जब एक प्लेन में रहेंगे तभी उनका एलिमिनेशन सक्सेसफुली होगा होगा ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी कंडीशन में उनके जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं, मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर जो ऑर्बिटल्स है, दे कैन एक्चुअली ओवरलैप एंड फॉर्म अ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के इफेक्टिव फॉर्मेशन के लिए, जैसे अब ये इस यहाँ पर जो है इस वाले पे,
वो मान लो ऐसे ओरिएंटेड है और दूसरे वाले का बॉन्ड जो है वो ऐसे ओरिएंटेड था और इसमें एलिमिनेशन होने लगा, तो इसके पाई, इससे जो बॉन्ड ऑर्बिटल और इसके बॉन्ड ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं पाएगा, राइट? इट हैज टू कम इन दिस पोजीशन इन ऑर्डर टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दिस इज कॉल्ड पेरीप्लेनर स्ट्रक्चरल कंडीशन। ठीक है, पेरीप्लेनर का मतलब they should be coplanar, the living group and acidic hydrogen should be coplanar। ये जब स्टीरियो अरेंजमेंट हम अचीव करते हैं, थ्री डायमेंशनल स्टीरियो अरेंजमेंट का मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जब अचीव करते हैं, इसी कंडीशन में we can have the elimination of living group as well as acidic hydrogen in order to effectively form the pi bond। Making sense? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? The groups has to get oriented in if the pi bond cannot form if orbital are in this position or in this position or maybe this position, something like that। कोई भी और पोजीशन में नहीं होगा, ये तभी होएगा जब ऐसे हो या फिर ऐसे हो, पैरेलल जब जाएंगे तभी। पैरेलल जाने के लिए, ऑर्बिटल्स को पैरेलल होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन? हाँ, so I was discussing living group and H plus should be coplanar और पेरीप्लेनर। पेरीप्लेनर का मतलब ही कोप्लानर होता है। कोप्लानर और पेरीप्लेनर आर सेम थिंग, इट मींस दे शुड बी इन सेम प्लेन। ठीक है, इज इट ओके? बात समझ में आ रही है हम लोगों के या कुछ इशू? वर्ड कोप्लानर एंड पेरीप्लेनर आर सेम। नोट कर लिया इसको हमने? हाँ सर। ओके, गुड। द नेक्स्ट थिंग इज, अब पेरीप्लेनर या सेम प्लेनर में वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखें हम लोग, पेरीप्लेनर यानी कोप्लेनर सेम प्लेन में होना दोनों बॉन्ड्स का, दैट इज अ मैंडेटरी कंडीशन। देयर आर infinite orientation in which the two bonds can be, but out of all those possibility, the only possibility in which E2 elimination can take place is when they are in same plane। ठीक है, this same plane condition of this same being in same plane condition for E2 elimination makes it stereo specific। एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन या एक स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल जिसमें E2 एलिमिनेशन हो सकता है, राइट? बाकी किसी और ओरिएंटेशन में अगर मॉलिक्यूल रहता है या बाकी किसी और ये क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन, बाकी किसी और कंफर्मेशन, बाकी किसी और कंफर्मेशन, थ्री डायमेंशनल कंफर्मेशन में मेरा मॉलिक्यूल रहता है, the E2 elimination is not going to take place। The only allowed conformation in which the elimination or E2 can take place is the coplanarity of living group and H plus when the elimination is taking place। ठीक है, इसकी वजह से this one is known as स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, एक सिंगल स्टीरियो कंडीशन जिसमें ये रिएक्शन होएगा। ठीक है, अब इस स्टीरियो कंडीशन में भी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, दे आर एंटी ओरिएंटेड, एक ऊपर एक नीचे, या फिर दोनों सिन ओरिएंटेड, एक ही ओरिएंटेशन में अप साइड दोनों हो या डाउन साइड, किसी भी एक तरफ दोनों ओरिएंटेड हो। बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। सो अभी अब इसमें ऐसा रहता है कि
if the orientation of both of them, ठीक है, are on same side, it is called as synplanar. And if it is on opposite side, दोनों एक तरफ है, this is synplanar. synperiplanar, दोनों opposite side ऐसे हैं, एक नीचे है दूसरा ऊपर है, ठीक है, they are called as antiperiplanar. ठीक है, एंटीपेरीप्लेनर में जब अगर मॉलिक्यूल है मेरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंटीपेरीप्लेनर स्ट्रक्चर में है या कन्फर्मेशन में है, तो वी हैव फास्टर E2 एलिमिनेशन कंपेयर टू व्हेन इट इज इन थिन पेरीप्लेनर. ठीक है, थिन पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन में जब मेरा मॉलिक्यूल रहेगा, द एलिमिनेशंस आर गोइंग टू बी स्लोअर or it will happen at a slower rate compared to when it is in anti-periplanar condition. Making sense? Why is it so? The simple reason is anti-periplanar condition में एक तरफ से मेरा बाहर जा रहा है और दूसरे लोब में ब्लैंक वैकेंसी, मतलब लोब इधर से ये जैसे बाहर निकल रहा है, दूसरे साइड वाला मेरा lobe जो है that is I mean being available for overlapping. ठीक है, so there is no lag, neither any extra activation which is required in order to pi overlapping to take place. sin वाले में क्या होता है, ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद दूसरे वाले दोनों एक साथ ही बाहर निकल रहे हैं, तो इससे और इसके इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व्ड है, ये भी इन्वॉल्व्ड है ऑर्बिटल, इट इज गेटिंग फ्रीड इन द सेम डायरेक्शन, एंड ये भी इन्वॉल्व्ड है, ये फ्री कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. नाउ ओवरलैपिंग बिकॉज ऑफ स्टीरिक फैक्टर्स टेक्स प्लेस एट लोअर रेट. ठीक है, ये दोनों अभी एलिमिनेट हो रहे हैं साथ साथ में. द फ्रीनेस बेसिकली इन दोनों के स्टेरिक रिपल्सन की वजह से द ओवरलैपिंग प्रोसेस इज स्लाइटली स्लोअर. इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग. ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई sin periplanar eliminations are slightly slower compared to anti-periplanar. Making sense? The groups which are getting removed lying in same plane and in same directions interferes each other sterically, and this leads to increase in activation energy of ये क्या बोलते हैं यार, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एलिमिनेशन को थोड़ा इंक्रीज करेगा, और उसका एकदम माइन्यूट डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से होता है कि बोथ द ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, जिनको कि पाई ओवरलैपिंग करनी है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू ओवरलैप साइमल्टेनियसली, लाइक इनके डिपार्चर के साथ साथ ही ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होना, दैट विल बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट. ठीक है, दैट लीड्स टू इंक्रीज, स्लाइट इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इसलिए sin पेरीप्लेनर का इन्वॉल्वमेंट, sin पेरीप्लेनर का ये रेट जो होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, दूसरे तरीके से और माइन्यूटली समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हो. देखो, पिछले वाले में क्या हो रहा था, नीचे से ये निकल रहा था, कोई स्टेट प्रॉब्लम नहीं थी, और इधर वाला जो लोब खाली हो, मतलब ये खाली जैसे जैसे हो रहा था, इसका दूसरे तरफ में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा था. अभी जब इधर से ये निकलेगा तो सेम चीज इधर होएगा. ठीक है, दूसरे साइड वाला बढ़ता जाएगा, ये प्योर ऑर्बिटल बनता जा रहा है, प्योर ऑर्बिटल बन रहा है, बनने दो. प्रॉब्लम इधर वाले में है, ये रिलीज हो रहा है. इधर से ही अगर इसको ओवरलैपिंग करने के लिए मिलता खाली स्पेस, इट वुड हैव बीन फास्टर. अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसको एक्चुअली दूसरे लोब में, नीचे वाले लोब में आकर के
फिर ओवरलैपिंग करना है, क्योंकि दोनों का खाली वाला, इसका खाली वाला पोर्शन और इसका भरा वाला पोर्शन, ठीक है, ये ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर भरा वाला पोर्शन ऊपर में मिल रहा था, खाली वाला पोर्शन भी इसी तरफ मिल रहा था, फटाफट ओवरलैपिंग हो रही, ठीक है। और अभी क्या है, क्योंकि ऊपर में एक ग्रुप है, दोनों एक ही डायरेक्शन से लीव कर रहे हैं, तो इसका पीछे वाला पोर्शन खाली हो रहा है, पीछे वाला पोर्शन खाली हो रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी पीछे वाले लोब से आकर के ओवरलैप करना होगा। नाउ दिस इज ऑब्वियसली डेल्टा, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो हुआ ना। तो या तो स्टेरिक टर्म्स में आप समझा सकते हो इसको, ठीक है, ये दोनों का स्टेरिक रिपल्सन इज इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर टाइम लैग के फॉर्मेट में आप समझा सकते हैं इसको। ये दो फॉर्मेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। द की फैक्ट इज syn periplanar is going to be slightly slower compared to anti periplanar elimination. Am I making sense? Yes, sir. However, so अगर दोनों की पॉसिबिलिटी है, मतलब सिन भी कर सकता है, एंटी भी कर सकता है, तो कौन सा करने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल हमारा या सबस्ट्रेट? ऑब्वियसली एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन। अगर दोनों पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी है और ऐसे, दोनों ही कंडीशन में एलिमिनेशन कर सकता है, इट इज फ्री टू रोटेट, ठीक है। तो विच वन विल इट प्रेफर मोर? Anti. एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन, ठीक है। और अगर कंस्ट्रेन्ड है किसी रीजन से, ये रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इट डजंट हैव एन ऑप्शन, it will first try to look for an anti-periplanar condition. If not, syn periplanar से मेजर प्रोडक्ट देने लगेगा, राइट ना। एलिमिनेशन तो प्लेनर में ही होना है, एंटी नहीं मिला तो सिन से करेगा। इज इट ओके? यहां तक की बात समझ में आई हम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। अभी इसमें मतलब अभी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है। मेनी टाइम्स ऐसा होगा जैसे कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर्स में कि आपको जैसे हॉफमैन प्रोडक्ट या काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वाली बात जो कर रहे थे, इट मे हैपन कि एक तरफ का, जैसे साइक्लो हेक्सेन के केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। एक काम करो, इनको नोट कर लो पहले, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। पीछे वाला तो नोट कर लिया था ना, यहाँ से इन पॉइंट्स को नोट कर लो, देन आई विल डिस्कस फर्दर। सर आप किस घर पे भूल गए थे और लड़के के पास बुलाया था? हाँ, हम लोग इंतजार कर रहे थे बाहर। समझा? तो अब हाँ। एलिमिनेशन प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं इससे, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज गोइंग टू, इससे क्या एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा? if I'm going to eliminate H plus and Br minus simultaneously, so the double bond will be created between this and this, and only this and this groups are going to be there. So it will look something like this. This is dot and this circle. Here you will have a Me, a H, and on the downside you are going to have a diagonally opposite Me and diagonally opposite H, right? This will be equivalent to what? Trans. Am I making sense? ये ट्रांस ही होगा ना, ट्रांस इक्विवेलेंट। ध्यान से देखें इसको और
उत्तर दें। हाँ, विल इट बी ट्रांस और नॉट? हाँ सर, ट्रांस होगा। ट्रांस ट्रांस होगा। होगा। और यहां से क्या बनेगा? हाँ, यहां से क्या बनेगा? सिस। सिस बनेगा। फिर हाँ, ठीक है। Which one do you expect is going to be thermodynamically more stable? Do I need to tell you guys? ट्रांस सर वाला। ट्रांस। Trans वाला. So what will be the major product? ट्रांस वाला। Trans वाला. बट वहां तक बात पहुंची क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंसेस कम थे। किसी भी रीजन से एक्टिवेशन एनर्जी में ही डिफरेंसेस अगर बहुत ज्यादा हो जाता तो जिसका ज्यादा होता वो प्रोडक्ट क्या होता? ऑटोमेटिकली कम हो जाता। द मेजर प्रोडक्ट वुड हैव बीन द अदर प्रोडक्ट। मेकिंग सेंस? क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ ये बात आपके दिमाग में घुसी हाँ सर। या नहीं घुसी? अब देखो, यहाँ पर क्या है कि ये रोटेट करने के लिए फ्री था। ठीक है, तो हमने ये वाला भी ओरिएंटेशन देख लिया, ये वाला ओरिएंटेशन भी देख लिया, दोनों में से पॉसिबिलिटी चूज करी। बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इस वाले पॉसिबिलिटी में मिल रहा था, तो प्रोडक्ट P1 became the major product and product P2 became the minor product. This P2 is Hoffman product, Hoffman, and this P1 is अरे सॉरी, ये हॉफमैन नहीं है, गड़बड़ कर दिया मैंने। हॉफमैन तो इसका दूसरे तरफ से आएगा। एक तीसरा भी पॉसिबिलिटी है, इंस्टेड ऑफ ये दोनों में तो मैं अंदर वाले से ही एलिमिनेट करा रहा हूँ ना, रेडियो सिलेक्टिव कर लिया उसके बाद ये कर रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है इस वाले कार्बन से भी तो निकल सकता है ना, वहां से हॉफमैन मिलेगा। तो दिस प्रोडक्ट इज नाइदर हॉफमैन नॉर सिटजैफ। एक्चुअली ये दोनों ही सिटजैफ प्रोडक्ट है, उन दोनों में P1 इज गोइंग टू बी द मेजर आउटकम। ठीक है, P1 and P2 both are Sitjev products, but P1 is more thermodynamically stable and hence it is the major product. यहाँ पर बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे पास Sitjev में भी मोर देन वन प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है एंड उसमें भी एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेफरेंस में बन रहा है। ठीक है, नाउ एक प्रोडक्ट, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। पूरी मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद आखिरी में भी इफ यू आर गेटिंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट एंड आउट ऑफ दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज बिकमिंग मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज बिकमिंग मेजर प्रोडक्ट विदाउट एलिमिनेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द अदर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब दूसरा वाला बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रहा है, वो भी थोड़ा फॉर्म हो रहा है। पहला वाला डोमिनेंट है, दूसरा वाला कम है, माइनर है। इस तरह का सिनारियो एक्चुअली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड देयर फॉर दिस E2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाइज अगर देखें तो इट इज स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर। ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब ये इस ओरिएंटेशन में एलिमिनेशन को प्रेफर कर रहा है, एंटी ओरिएंटेशन में एलिमिनेशन को प्रेफर कर रहा है, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से एलिमिनेशन हो सकता है सिन एंटी। सिन और एंटी कंडीशंस में एंटी कंडीशन इज बीइंग प्रेफर्ड फॉर एलिमिनेशन। यहां पर एंटी वाला हो रहा है प्रेफर, कहीं और सिन वाला भी हो सकता है। बट अगर दोनों की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, मतलब कहां पर सिन वाला होगा तो वी कैन सी सम एग्जांपल्स जहां पर कि सिन वाला ही होएगा, बट अगर दोनों की पॉसिबिलिटी है तो दोनों ही फॉर्म करेंगे। उसमें से वो चूज करेगा कि कौन से वाले में बेनिफिशियल है उसके लिए फॉर्मेशन। ठीक है,
ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रहेगा, जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल रहेगा वो वाले फॉर्मेट में इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। गेटिंग द पॉइंट? मेनली सिस ट्रांस में ही कंपटीशन रहता है, सिस वाला हमेशा लूज करेगा और ट्रांस वाला हमेशा विन करेगा, क्योंकि ट्रांस थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? और ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो मतलब हमेशा के हमेशा ही एंटी एलिमिनेशन से आएगा। ठीक है? ट्रांस प्रोडक्ट 95% ऑफ द केसेस, 99% ऑफ द केसेस में एंटी एलिमिनेशन से आएगा। मेकिंग सेंस? देयर इज हार्डली एनी केस जहां पर एंटी एलिमिनेशन से हमको ट्रांस ना मिले। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? नहीं, एक्चुअली एंटी एलिमिनेशन से हमेशा हमको ट्रांस मिलेगा। ठीक है? इट इज ओनली सिस ओरिएंटेशन, सिन ओरिएंटेशन जिसमें हमको सिस मिलेगा। क्लियर टिल दिस पॉइंट? एंटी एलिमिनेशन से we are always going to get trans। अच्छा, मतलब अभी मैंने बोला कि हमेशा ही ट्रांस प्रोडक्ट रहेगा। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है, देयर कैन बी सम स्ट्रक्चरल फीचर्स जिसमें सिस वाला थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल हो जा रहा हो। उस कंडीशन में सिन एलिमिनेशन से, सिन एलिमिनेशन या सिन ओरिएंटेशन में एलिमिनेशन से मेजर प्रोडक्ट मिल सकता है। काफी सारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिस ओरिएंटेशन में we might have a better this thing, right, stability। possible है ना? can we think of an example? hello, all of you, can you think an example cis product? यहाँ पर अपने हिसाब से जो मूड है वो लगा सकते हो, such that I can have better stability in cis product compared to यही बातें अगर मैं शुरू में बोल रहा होता तो। आइसोमेरिज्म में ये सब पढ़ाने के टाइम पर मैं बस थोड़ा थोड़ा बोल रहा था ना कि बाद में फॉर्मेशन जब करेंगे तो दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल। नाउ यू कैन रियलाइज और फील इट कि ये फिशर प्रोजेक्शन जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, जब अगर सारे मतलब हर जगह पे 3 डायमेंशनल चीजें बन रही हैं या है, हर बॉन्ड को स्पेसिफिकली डिपिक्ट करने के लिए, वेदर इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन गोइंग इनटू द प्लेन, वो डिपिक्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर और दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्शन। डबल बॉन्ड वगैरह फॉर्मेशन, जब किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड पे हमको फोकस करके डबल बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन कराना है, सौर ये जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट, या ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आई होप आप लोग को फिशर से न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है कन्वर्शन याद है अभी भी। एम आई ट्रू? याद है कि भूल गए हैं? याद है सर। याद है। गुड। ठीक है। इन जनरल our ये chair configurations are more, या chair conformations are more stable compared to the boat and vice versa। ठीक है, but there are certain conditions under which कोई और तरह का interactions वगैरह अगर हो रहा है, it might be possible that boat configuration is more stable, but in general क्या होगा कि हमारा चेयर कन्फर्मेशन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मॉलिक्यूल जो है वो चेयर कन्फर्मेशन में ये करता है, स्पेंड करता है, जिसकी वजह से एलिमिनेशंस वगैरह भी चेयर कन्फर्मेशन में होएगा। एलिमिनेशन का एक
और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, एलिमिनेशन हमेशा तब होएगा जब लिविंग ग्रुप मेरा एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप अगर मेरा एक्सियल पोजीशन पे है तो उसके बाजू वाले कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, और दो ग्रुप्स होंगे ऑब्वियसली इस कार्बन पे भी और दो यहाँ पर लगे हुए होंगे, तो दोनों में से एक एक जो होंगे वो क्या होगा कि इट विल बी इन एक्सियल पोजीशन और दूसरा वाला जो होगा वो इक्वेटोरियल में रहेगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप मान लो मेरा एक्सियल में ए जो है ये मेरा लिविंग ग्रुप है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए इज माय लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं और यहाँ मे बी यहाँ आ सकता है, यहाँ आने का मूड नहीं रहेगा तो यहाँ रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक है। सो ये वाले पोजीशंस पे अगर मेरा हाइड्रोजन है दोनों में से जहां पर भी, वहां से एलिमिनेशन होएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है। तो एलिमिनेशन जो होगा मेरा वो प्रेफरेंशियली यहां से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मिथाइल अगर 6 नंबर पे है और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है तो प्रेफरेंशियली मिथा, और जब ये लिविंग ग्रुप मेरा एक्सियल पोजीशन पर है और मिथाइल मेरा इक्वेटोरियल में है और हाइड्रोजन मेरा फिर से एक्सियल पे है, ठीक है। तो द प्रेफरेंशियल ये एलिमिनेशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6th कार्बन। सेकेंड वाले कार्बन से एलिमिनेशन का परसेंटेज बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। एंड मेजर प्रोडक्ट विल बी अ सेटजेफ प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है H+ का, देयरफॉर दिस इज अ सेटजेफ प्रोडक्ट। thermodynamically controlled product is the major product and सेटजेफ product is the thermodynamically controlled product। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग लेते हैं, मान लो यहां पर एमी ना हो करके, यानी इक्वेटोरियल पर एमी ना हो करके एक्सियल पर एमी है और इक्वेटोरियल पर एच है। तो अब मुझे ये बताइए आप, कैन देयर बी एलिमिनेशन फ्रॉम 6th कार्बन और 6 marked carbon? Can the elimination take place? नहीं। No, not at all. The elimination cannot take place from 6th carbon anymore. Though the 6th carbon is more substituted carbon, but the elimination will take place from 2nd carbon, ठीक है। क्यों? काइनेटिक फैक्टर, ठीक है। इस ओरिएंटेशन से हमारा एलिमिनेशन होने में एक्टिवेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी मच हायर। मेकिंग सेंस? whereas यहां से एलिमिनेशन इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस हायर और एक्टिवेशन एनर्जी is going to be relatively much lower, and therefore the elimination will take place from the 2nd carbon and the double bond will get formed over here. Now this elimination is what form of elimination? It is giving kinetically controlled product, right? And the Hoffman product, kinetically controlled Hoffman product as a major product. Why? Because of the structural constraint or stereochemistry of E2 elimination. Am I making sense? In this condition, Hoffman product is the major product because of what? Structural constraint. Am I making sense to everyone? हम ठीक है ना? चलेगा।
तो अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। थोड़ा सोचना चाहिए आप लोगों को ना, नहीं सोचोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। लेट मी हैव maybe BR and H and H and D and इन दोनों में प्रोडक्ट थोड़ा सा सोचिए तो आप लोग। और इसके साथ साथ ये वाला सिंगल लाइन,
ठीक है, इसको करेंगे हम लोग। अरे यार, ये अभी वाला रह गया। सर जब मैंने ब्रेक लिया था तो उसके पहले का आपने किया था। हाँ, उसके पहले वाला किया है। ओके, E1CB का प्राइमरी ये क्या होता है? द रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ living group and the rate of separation of proton is different, and in fact the separation of living group succeeds the separation or removal of proton. That means removal of proton is going to precede the removal of or elimination of the living group. लिविंग ग्रुप बाद में निकलेगा और H प्लस हमारा जो है वो पहले निकल जाएगा, सच दैट H प्लस के निकलने के बाद रिमेनिंग चीज क्या रह जाएगी? अब कॉन्जुगेट बेस, एसिड में से H प्लस निकल गया तो बचा क्या? बेस। ठीक है, so that is where from this mechanism has derived its name, elimination from conjugate base. Elimination of what? Elimination of living group from conjugate base or carboanion. Making sense? So we can say for the first point that the rate of removal or rate of removal के बदले removal of alpha acidic hydrogen takes place before elimination of living group. As living group is strongly bonded to carbon atom as well as it is strongly withdrawing. ठीक है, both of these reasons are there. पहला thing is the living group is strongly bonded, and the second is
Living group is strongly bonded, and the second is it is strongly withdrawing as well. और ये दोनों रीजन मिल करके it helps the faster elimination of alpha acidic hydrogen. ठीक है, both these region, both the features help in faster removal of H's from substrate. ठीक है. Further, the second point is, I mean, if we are going to look at the एक एग्जाम्पल के ऊपर अगर if we are trying to focus how the mechanism proceeds, so this is something which will come to the light. For example, ठीक है, और सपोज ये एक विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इनका साइज फैक्टर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होएगा, तो द बॉन्ड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्गर, दिस इज गोइंग टू बी अ वीक लिविंग ग्रुप. ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में होता क्या है कि अगर कोई भी हम बेस लेते हैं तो दैट बेस इज first going to or will first B minus will first interact with the alpha hydrogen. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा and it will pull out the hydrogen leading to formation of oh sorry, not this one, it will remove hydrogen from here, NH3 plus रहेगा, it will remove hydrogen from this carbon. अब रीजन ये कि क्यों इस कार्बन से, तो इस कार्बन से ही निकलेगा तभी एक डबल बॉन्ड, इफेक्टिव डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा. अगर यहाँ से निकल रहा होता तो दैट विल नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल डबल बॉन्ड. फिर H को इधर से निकलना होता, दोनों तरफ से H निकलता, दैट वुड नॉट, या फिर यहाँ से अगर ये N निकलता और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता तो दैट वुड हैव लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, नॉट डबल बॉन्ड्स. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, एंड दिस कार्बो आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. ठीक है, post that the living group departs under the influence of this carbo anion, this thing gets separated out. ठीक है, so
NH3 gets separated out, leaving behind a vacant orbital. और ये vacant orbital वाला जो state होता है, that is actually the transition state, जहां पर we have a parallel formation of ठीक है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट आता है और फाइनली यहाँ से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, and the final product is going to look like CH double bond CH2 plus NH3. Getting this point? So this is going to be a टू स्टेप मैकेनिज्म. एक्चुअली यहाँ पर भी इंटरमीडिएट के पहले बी माइनस के एलिमिनेशन के टाइम पे बी माइनस जब प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है. द TS1 is going to look something like this. R CH CH2 NH3 प्लस, ठीक है, and B minus, this is delta plus, this is delta minus, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर अभी तक चार्ज जो रहेगा वो निगेटिव ही रहेगा. ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज एक्चुअली TS1. दिस फॉर्म्स इन बिटवीन दिस सबस्ट्रेट एंड intermediate. This is transition state 2 and this is final product. Are we getting this point? अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पर जस्ट छोटा सा मेरे दिमाग में, thinking on the same line, can you guys predict the final product in this case? यहाँ पे बेसिकली हम लोग Me के बदले टर्ड ब्यूटॉक्साइड डाल सकते हैं. That's a strong base ना, that is going to help our cows. Third butoxide minus and delta. So what will be the final outcome? हेलो, हाँ सर. इसमें दोनों जगह से सोच समझ के देखो, मतलब सारी चीजें सोच समझ के देखो और फाइनल प्रोडक्ट मुझे बताओ क्या होगा. जैसे ऊपर में किया हुआ है काम वैसे ही सोचो.
हाँ हेलो। सर इथीन बनेगा। इथीन बनेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ से लेफ्ट पे बीटा कार्बन पे अगर कार्बन आयन बना तो वो अनस्टेबल होगा। वो रिलेटिवली अनस्टेबल होएगा, ठीक है। और इसीलिए हमारा एलिमिनेशन जो होएगा, फर्स्ट राउंड एलिमिनेशन, दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन and the formation of ethene will take place. CH2 double bond CH2 will be the major product, and बाकी ये चीजें जो होंगी that will become a 3 डिग्री amine। ठीक है, ये बात समझ में आई सारे लोगों को? इज इट ओके? हेलो, आई सेड बात समझ में आई सारे लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, फाइन। सो लेट अस टेक डाउन द पॉइंट्स नाउ, एक एक करके। अच्छा, इसके बदले यहाँ पर अगर सल्फर होता, देखो, good withdrawing group or strongly attached group, these are exactly the same thing which we have dealt in हॉफमैन प्रोडक्ट थर्ड वाला जो पार्ट था, उसके अंदर जो हमने एग्जांपल्स देखे थे ना, ग्रुप्स विच आर स्ट्रांगली विड्रॉइंग एंड स्ट्रांगली अटैच्ड टू कार्बन, वो एग्जैक्टली यही चीज है, ठीक है। प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं, नॉट सेजफ प्रोडक्ट। तो ये केस वो केस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। रेट इक्वेशन अभी हम लोग देखेंगे, रेट इक्वेशन भी सेम आएगा दोनों का। is a is actually not a unimolecular. Is unimolecular mechanism involving formation of carbanion intermediate। Okay? Further, rate of the reaction is K into substrate to the power 1 into base to the power 1। The energy profile is going to look something like
This is potential energy. And this is reaction coordinate. The reactant is going to form a transition state followed by formation of an intermediate, then more, this, and this is the final product. Reactant, this is going to be TS1, this is going to be TS2, this is going to be intermediate. TH1 will look like we have C, there is a living group, hydrogen, hydrogen, then again carbon, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जो कि B माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इस तरह का TS1 होगा हमारा. Then there will be intermediate I, which is going to look like this, where you have C negatively charged, C, and then finally you have transition state 2, where you have elimination of L minus is taking place, delta plus is being formed. Simultaneously, this double bond will be getting formed. And then finally, we have product, where you have formation of double bond taking place. Complete formation of double bond being formed. Okay? The product is going to be Hoffman product. Is it okay? इंटरमीडिएट जो है उसके अंदर प्रॉपर कार्बो अनायन कैरेक्टर है, तो it will be stabilized by a factor which is going to stabilize the कार्बो अनायन. ठीक है. Noted. हाँ सर.
the fifth point is basically H plus को पहले eliminate होना है living group के, so the base which we will require is something which is quite strong and it should be used in concentrated format, right? The effectivity of base should be good, and for that we need strong base and in good concentration. So this is going to be one of the primary requirement of this particular format of elimination. The base must be strong and concentrated to make deprotonation faster. ठीक है, अच्छा so sixth point is no इंटरमीडिएट मेरा जो है दैट इज ऑफ कार्बोनायन कैरेक्टर, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट हमने पोलर सॉल्वेंट ले रखा है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है, सॉल्वेंट अगर हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो देयर इज चांसेस ऑफ ये क्या बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज, ठीक है। सो एज the intermediate is a carbon anion carbon. एक सेकेंड रुक जाओ इस पॉइंट को थोड़ा दूसरे तरीके से if solvent used is polar protic, then exchange of proton may proton will take place between solvent and intermediate, right? If solvent used is polar protic, then exchange of proton will take place between solvent and intermediate. इसको क्या बोलते हैं, पहले भी इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन किए हुए थे. What does this effect called as? Deuterium exchange. Remember? So deuterium exchange is possible in this mechanism. Thus,
if solvent has deuterated proton, then deuterium exchange will take place or then deuterium exchange will take place between solvent and intermediate. ठीक है, leading to formation of deuterated product. ये बात समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर समझा। ओके इवन सी भी रेजियो सेलेक्टिव होगा कि नहीं होगा? हाँ हेलो। और दूसरा, एक तो ये पॉइंट सिंपली लिख लो, the living group could be anything from the living group could be one among the following. You will have fluorine, you will have Sr2 plus, and then you have Nr3 plus, then I can have NO2, then I can have C double bond OH, then I can have C double bond OR, there is S double bond O double bond O and R. These are all living groups, or these living groups are the one which is going to give us the desired or even CB mechanism. ठीक है, और base anything better than hydroxide base is going to give us, hydroxide से better कोई भी base अगर लेते हैं तो RO माइनस ले लिया, NH2 माइनस ले लिया, जितना अच्छा लेंगे उतना ज्यादा हमको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा
और जितना कम वीकर लेंगे, यानी आरओ माइनस में हमको किसी भी, अगर सब में कंपैरिजन करेंगे तो आरओ माइनस में हमको लगभग सबसे कम हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि NH2 माइनस या R माइनस अगर लेते हैं तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, stronger the base is, or the stronger base we are going to use, we will have greater concentration of Hoffman product। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था, विल इवन सीबी जो होगा वो किस टाइप का एलिमिनेशन होगा, विल इट बी रीजियो सेलेक्टिव और नॉन रीजियो सेलेक्टिव? दो तरफ जो ऑप्शन मिल रहे हैं उनमें से वो कौन सा सिलेक्ट कर रहा है? किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर रहा है, किसको सिलेक्ट कर रहा है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। लेस सब्स्टिट्यूटेड को कर रहा है, सो दैट एक्टिवेशन एनर्जी जो हो मेरा वो कम हो, ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी हमारा कम हो। क्यों? क्योंकि कार्बोनायनिक कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट में डेवलप हो रहा है एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड से विड्रॉ मतलब रिमूवल होएगा, तो द नेगेटिव चार्ज बिल्डअप विल बी लीस्ट एंड द इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट विल बी relatively more favorable, right now? ठीक है, let me put it down like this. Even CB follows selective sorry Elisio selective approach of follows a regio-selective approach of elimination of proton from least substituted carbon less substituted carbon so that carbanionic intermediate should be so that carbanionic intermediate be most stabilized.
ओके चलिए 9th वाला कुछ है नहीं बट ठीक है, एक पहले एग्जांपल देखते हैं देन आई can we form a product from this? सर लेक्चर कब तक है? तुमको जाने का मूड है? कहीं जाना है तुमको? अच्छा तुम्हारा क्लास चालू होगा ना, बस इसी पे खत्म करते हैं। Can we predict the product in these two cases? अच्छा और एक चीज, जनरली ये टर्सरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट जो बन रहा है ना, R1 या R1 R2 एंड R3, और इधर एक और कार्बन चेन से ये जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी क्वाट अमोनियम सॉल्ट, राइट ना? सुना है हमने नाम सबने? हाँ सर। इसका फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली RX को जब हम लोग अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं ना, तो एक H हट करके इट फॉर्म्स RNH2, ठीक है? इसके दो मॉलिक्यूल्स डाल देंगे तो इट विल फॉर्म सॉरी नीचे नहीं सब्सक्रिप्ट डालते हैं, ऊपर डालते हैं। फिर से R-X एक और रहा, तो इट विल फॉर्म R' NH, और इधर रहेगा HX, यहाँ पर भी HX, ठीक है? इसमें फिर से R-X, दिस विल फॉर्म R3N, और फिर से एक बार R' से अगर रिएक्ट कराते हैं इट फॉर्म्स क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना? सो और इसके बाद इसमें ऐसा होता है लाइक वंस वी आर गोइंग टू स्टडी इट, ये वाला जब रिएक्शंस नाइट्रोजन में पढ़ेंगे तो
अभी के लिए जस्ट आपको बता देता हूँ। सी आर के रिप्लेसमेंट के बाद एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, तो एन हैज बिकम मोर न्यूक्लियोफिलिक, isn't it? हाँ सर। एन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया ना, तो यानी इससे इसका फॉर्मेशन का रेट जो होगा, इसके अगले वाले सब्स्टिट्यूशन स्टेप में द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, बात समझा? तो पहले स्टेप से दूसरा स्टेप, पहले स्टेप से फास्टर दूसरा स्टेप होएगा। अब सब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गया, ये दोनों स्टेप होने के बाद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे सिस्टम में अगर आ गया, तो तीसरे वाले के लिए इट प्रोवोक्स, सॉरी तीसरे वाले के लिए इट हेल्प्स, और तीसरे वाले के बाद चौथे वाले के लिए भी ये प्रोवोक करता है। इस स्टेप पर यहां से देखो, ये फर्स्ट स्टेप अगर है, तो फर्स्ट स्टेप जितना फास्ट होगा उससे फास्ट सेकेंड स्टेप होएगा, सेकेंड स्टेप से ज्यादा फास्ट थर्ड स्टेप होएगा। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ गया, यहाँ पर आकर के न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ठीक है बढ़ रहा है, बट एंगल स्ट्रेन बढ़ने की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, बट उसको कंपनसेट करता है ये तीनों स्टेप पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ रहता है ना, दैट मेक्स दिस रिएक्शन पॉसिबल, और फिर ये क्वार्टरनी अमोनियम बना लेता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता है कि यू जस्ट पुट इट इनटू द रिएक्शन वेसल, ये एक बार इनिशिएट होता है और खुद ब खुद सीधे फाइनल स्टेप पर आ जाता है। ठीक है, अगर इस स्टेप पर हमको रोकना है मोनो हैलोजिनेटेड स्टेट पे या मोनो अल्काइलेटेड स्टेट पे अगर रोकना है अमाइन को, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट क्यों होता है, डिफिकल्ट कैसे होता है कि पहले वाले मतलब पहला वाला रिएक्शन होने के बाद ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, वो the way we can control it is the next steps could be controlled if and only if we have a scenario where the amount of this particular thing is very very less compared to that of the ammonia, yani concentration of Rx should be much smaller than the concentration of ammonia. ठीक है, so the moment this molecule will collide with this and form this molecule, it will not find any further Rx in its vicinity to react. ठीक है, उसकी vicinity में क्या रहेगा, प्रेफरेंशियली NH3 रहेगा, जिसकी वजह से this the other steps are going to be slightly, you can say, curtailed, not completely but yeah, to a significant amount it can be curtailed। अगर ऐसा ना हो, इन दोनों को इक्वल इक्वल रेशियो में लेकर के, या इवन दिस इज 1 एंड दिस इज 4 टाइम तक अगर है, इनफैक्ट ये 1:70 जब लेते हैं ना, तब ये इस स्टेप पर रुकता है, फर्स्ट स्टेप पर, फर्स्ट अल्काइलेशन के बाद रुक जाता है। ठीक है ना, अदरवाइज अगर कम लेते हैं 1:2, 1:3, 1:4 तक के रेशियो वगैरह में लेते हैं इन दोनों को, तो इट इज स्टिल गोइंग टू गो टिल द थर्ड स्टेज, कम से कम थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज भी जाता है। ठीक है, क्वार्टरनी अमोनियम पे सीधे जाके रुकता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो? हाँ सर। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज, क्वार्टरनी अमोनियम बनने के बाद या तो हमें कोई बेस डालना होता है यहाँ पे क्वार्टरनी अमोनियम के बाद, R4 के बाद, या तो आप कोई बेस डालिए, या फिर सिंपली Ag2O के साथ अगर आप हीट कर देते हो ना, ये भी सिग्निफिकेंट बेसिक कैरेक्टर इसके अंदर में होता है, ये पोलराइज करके इसको ब्रेक कर देता है और ये हॉफमैन एलिमिनेशन देने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Ag2O इसके ऊपर अगर डाल करके हमने हीट किया तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द कार्बोनायन। ठीक है, और कार्बोनायन के बाद फिर एलिमिनेशन भी दे देता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन बना करके हमको दे देगा।
पहले इसके साथ हीट करने के बाद फिर B माइनस के साथ भी हम ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज in fact a good level of base which can not only extract the H plus rather polarize the nitrogen atom as well. ठीक है. तो ये भी एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा क्रिएट कर देता है. मतलब इससे भी हमको इवन CB एलिमिनेशन मिलता है. स्पेशली इस तरह के सिस्टम में काम करता है जहाँ पर ये क्वार्टरी अमोनियम या तुम्हारा सल्फर वाला ये जो प्रोडक्ट है S प्लस R2 R1 R2 एंड ये, तो इसमें भी ये Ag2O जो है ना दैट इज गोइंग टू वर्क वेल. मेकिंग सेंस? बात समझ में आई सारे लोगों को? हाँ सर. वेरी गुड. ठीक है. और कल सुबह फिर लेक्चर रहेगा हम लोगों का. एंड कल के दिन में आई विल बी डिस्कसिंग a relative understanding of SN and elimination, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. ठीक है. कौन सी चीज किधर जाएगी इसका हम लोग डिटेल आइडिया लेंगे. एंड पोस्ट दैट आई विल बी स्टार्टिंग ये एडिशन रिएक्शन. ठीक है. एडिशन में विल हैव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिलिक का कुछ मैकेनिज्म ज़्यादा होता नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक करने की ज़रूरत नहीं होती है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन, ये दो एडिशंस हम लोग पढ़ेंगे. एंड देन दिस चैप्टर विल गेट रिएक्शन मैकेनिज्म विल गेट ओवर. इसके बाद वी आर गोइंग टू डू ये क्या बोलते हैं पॉलीमर्स. पॉलीमर्स करेंगे हम लोग. सॉरी, पॉलीमर्स के पहले POC करेंगे, practical organic chemistry, and then we will do polymers. ठीक है. ये दोनों होने के बाद then we'll start with alkane alkene alkynes. हेलो, बात समझा सारे लोगों को? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सर ये संडे पे फिर टेस्ट में कौन से चैप्टर